In today's video, we are going to discuss the questions that have come from Unit 8, Inheritance Biology in CSIR NET June 2019 क्वेश्चन पेपर. So let's start. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा एनालिटिक्स देख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं यूनिट 8 से, दीज आर 8 to 10, जिनका मार्क्स वेटेज है 26 to 30, विच इज क्वाइट गुड. काफी अच्छा मार्क्स वेटेज है. एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट A, B, C and D genes are not linked, the probability of a progeny being capital A, small a, capital B, small c, capital D, small d, from a cross between this capital A, small b, small c, capital D, small d, and small a, capital B, small c, capital D, parents will be. तो दोस्तों इस तरह का एक क्रॉस है. ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, और इससे आने वाली अलग अलग प्रोजेनीज होंगी. आपको बताना है कि इस तरह की प्रोजेनी जिसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये हो की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो देख लेते हैं. इस तरह की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है. कितने भी सारे जीन्स हों, कितने भी सारे एलील्स हों, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट करना है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक बार में एक जीन की बात करो, सबकी एक साथ बात मत करो, एक बार में एक जीन की बात करते हैं. तो यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए. जब आप इस तरह का क्रॉस करोगे तो प्रोजेनी क्या आएगी? कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि ये अलील इसके साथ कंबाइन कर सकता है और इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है. फिर ऐसे ही ये वाला अलील इसके साथ कंबाइन करेगा और इसके साथ कंबाइन करेगा. ठीक है. तो टोटल 4 तरह की प्रोजेनी है, जिसमें से 2 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं. तो कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि 2/4, क्योंकि टोटल तो प्रोजेनी 4 है, जिसमें से 2 है कैपिटल ए स्मॉल ए. तो मैं लिख सकता हूं इसको 1/2, 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं. अब कैपिटल बी, इसको तो आप कैसे भी क्रॉस कर लो, आपको ये ही एक प्रोजेनी मिलने वाली है. इसको इसके साथ करोगे तो भी कैपिटल बी आएगा. फिर इसी अलील को इस वाले अलील के साथ करोगे तो भी सेम प्रोजेनी आएगी. लाइकवाइज इस अलील को इस अलील के साथ कर लो या इस अलील को इस अलील के साथ कर लो, प्रोजेनी आपकी यही आएगी. तो इस केस में सारी प्रोजेनी सेम है, मतलब कि रेशो इज 1. फिर थर्ड की बात करते हैं. अगेन स्मॉल सी क्रॉस स्मॉल सी. तो इसका आंसर क्या आना है? फिर से वही स्मॉल सी, क्योंकि सारे ही अलील्स एक जैसे हैं, तो प्रोजेनी के अलील्स भी वैसे ही होंगे. होमोजाइगस क्रॉस है. तो अगेन 1. अब यहां पर फिर से देख लेते हैं. कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस कैपिटल डी. तो यहां पर देखते हैं, ये अलील इस अलील के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा? कैपिटल डी. फिर ये वाला अलील इस अलील के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा? सेम. फिर ये वाला, अब इस वाले अलील पे चलते हैं, ये ही अलील इस अलील के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा? कैपिटल डी स्मॉल डी. और ये अलील इसके साथ कंबाइन करेगा, फिर से क्या बनाएगा? कैपिटल डी स्मॉल डी. अब यहां पर फिर से 4 प्रोजेनी है, और इन 4 में से ये 2 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं, मतलब कि 2/4, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 1/2. अब कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन लिया है उसने, तो 1/2. फिर कैपिटल बी मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ. फिर स्मॉल सी मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ. फिर कैपिटल डी स्मॉल डी मल्टीप्लाई कर दो 1/2 के साथ. क्या आंसर आया? 1/4. बिल्कुल सिंपल. मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेकर चलो, हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आंसर निकालते चलो, और जितने आंसर्स आए उसके हिसाब से अपनी प्रोजेनी में देखो क्या कॉम्बिनेशंस वो पूछ रहा है, उन कॉम्बिनेशंस के रेशोज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर तुम्हारे हाथ में होगा. तो यहां पर 1/4 इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यू बॉर्न बेबी ऑफ अ मदर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी आर एच पॉजिटिव, यानी कि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मदर का, एंड फादर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, फादर का ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, गॉट मिक्स्ड विद अदर बेबीज इन द हॉस्पिटल। ओ माय गॉड, बेबी का ब्लड ग्रुप मिक्स हो गया। द बेबी विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ द सेट कपल, यानी कि अब आपको पता लगाना है बेबी का ब्लड ग्रुप देखकर कि उनके फादर मदर कौन है। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं, मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, फादर का ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। अगर आपने ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर कुछ पढ़ा हो तो ये मल्टीपल अलील्स का एक केस है। इसमें 3 अलील है, अलील ए, अलील बी और एक रिसेसिव अलील जो होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को लिखने के लिए हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, आई ए आई बी, क्योंकि एक अलील ए है एक अलील बी है, दोनों ही डोमिनेंट हैं, को डोमिनेंट का भी केस है ये। इस केस में दोनों अलील्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। इस केस में दोनों अलील रिसेसिव हैं, इसलिए जीनोटाइप हो गया स्मॉल आई स्मॉल आई। अब ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली बात है जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिक्स होंगे तो इट विल गिव यू पॉजिटिव। तो पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर है कि बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही होना है, नेगेटिव तो होगा ही। दूसरा, हमें ये देखना है कि क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं, या तो ये अलील इसके साथ कंबाइन कर जाए या ये अलील इसके साथ कंबाइन कर जाए, दोनों ही केस में कॉम्बिनेशन बनेगा ये आई ए स्मॉल आई। ऐसे ही दूसरा अलील इन दोनों में से किसी भी अलील के साथ कंबाइन करे, कॉम्बिनेशन बनेगा आई बी स्मॉल आई। तो यानी कि बेबी का ब्लड ग्रुप या तो ए पॉजिटिव हो सकता है, इस केस में केवल ए अलील एक्सप्रेस करेगा, इस केस में केवल बी अलील एक्सप्रेस करेगा, दूसरा अलील रिसेसिव है दोनों ही केस में, स्मॉल आई रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो यहां पर बी एक्सप्रेस करेगा, तो यहां पर ब्लड ग्रुप हो सकता है बी पॉजिटिव। तो ये दोनों ही केसेस बराबर एक्सप्रेस हो सकते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप कुड बी आइदर ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। ऑप्शंस देखते हैं, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन कहता है ओ पॉजिटिव, पॉसिबल नहीं है। दूसरा ओ नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। थर्ड ए बी पॉजिटिव, अगेन नॉट पॉसिबल। फोर्थ बी पॉजिटिव, ये करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन बी पॉजिटिव हो सकता है करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, irrespective of the chromosomal configuration, a single X chromosome remains active in all diploid human somatic cell lines. Which one of the following mechanism best accounts for the above phenomena? वो कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स में एक ही X क्रोमोसोम एक्टिव होता है, स्पेसिफिकली फीमेल्स में, क्योंकि मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है X and Y, whereas in females the configuration of sex chromosomes is XX। मतलब फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, फिर भी केवल एक X क्रोमोसोम ही एक्सप्रेस होता है, एक X क्रोमोसोम ही एक्टिव रहता है, दूसरा X क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है। तो इस फेनोमेना को, इस मैकेनिज्म को बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा स्टेटमेंट करता है? नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट इस फेनोमेना को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ मैटरनली इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम इज डेवलपमेंटली प्रोग्राम्ड टू रिमेन एक्टिव बाय अवॉइडिंग डीएनए मिथाइलेशन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मैटरनली इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम ही हमेशा एक्टिव रहे ऐसा जरूरी नहीं है। एक फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है। अगर ये क्रॉस है मेल और फीमेल का, तो इनसे जो डॉटर बनेगी उसमें एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम पैटर्नली इनहेरिटेड है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम मैटरनली इनहेरिटेड है, और इन दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स में से कोई सा भी एक एक्स क्रोमोसोम, या तो ये या ये, इनएक्टिव हो सकता है। जरूरी नहीं है हमेशा मैटरनली क्रोमोसोम एक्टिव हो
और पैटर्नल क्रोमोसोम इनएक्टिव हो, या फिर उल्टा कि हमेशा पैटर्नल क्रोमोसोम एक्टिव हो और मैटरनल क्रोमोसोम इनएक्टिव हो। ऐसा कोई सीन नहीं है, किसी सेल में कोई सा भी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव जरूर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर जीन है जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर है, तो उसकी एक्सप्रेशन इस फीमेल में डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स एक्सप्रेशन हो जाएगी, अगर कोई सा एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव नहीं होगा, एज कंपेयर टू मेल्स जिसमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है। यहां पर उस पर्टिकुलर प्रोटीन की या उस पर्टिकुलर जीन की एक्सप्रेशन फीमेल के कंपैरिजन में हाफ रह जाएगी। अगर यहां पर 2 टाइम्स एक्सप्रेस हो रहा है तो यहां पर 1 टाइम एक्सप्रेस होगा। तो इस तरह के इम्बैलेंस को अवॉइड करने के लिए या एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ताकि यहां पर भी वो प्रोटीन उतना ही एक्सप्रेस हो जितना मेल्स में एक्सप्रेस हो रहा है, इन दोनों में से कोई सा एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है। और इस तरह के मैकेनिज्म को बोलते हैं डोसेज कंपेंसेशन। तो ये भी एक टर्म है डोसेज कंपेंसेशन, जो हम इस पूरे फेनोमेना के लिए यूज करते हैं वर्ड। मगर ऐसा कोई सीन नहीं है कि हमेशा फीमेल से आया हुआ क्रोमोसोम ही एक्टिव हो, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट, क्रोमोसोम स्पेसिफिक एक्सप्रेशन एंड बाइंडिंग ऑफ ROX1 to one of the X chromosome protects it from cyst mediated silencing। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये ROX जो है, ROX1 एंड ROX2, ये 2 स्पेसिफिक रेगुलेटरी आरएनए होते हैं। दीज आर रेगुलेटरी आरएनएस जो बेसिकली इंसेक्ट्स के केस में, या कह सकते हैं ड्रोसोफिला के केस में, मेल के एक्स क्रोमोसोम के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवाते हैं। तो बेसिकली स्टोरी क्या है कि ह्यूमन बींग्स में फीमेल में अगर 2 एक्स क्रोमोसोम हैं तो उनमें से किसी एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर देंगे और दूसरा एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा, ये वाला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव कर देंगे। और मेल्स में, ह्यूमन बींग्स में ही एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो ये एक्टिव रहेगा, तो बैलेंस हो गया। इंसेक्ट्स के केस में अपोजिट है। यहां अगर फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है तो मेल में जो सिंगल एक्स क्रोमोसोम है इसकी एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवा देंगे, इसकी एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी एक्सप्रेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली फीमेल के साथ बैलेंस हो गया। जितने जीन्स यहां एक्सप्रेस कर रहे हैं फीमेल के अंदर, उतना ही एक्सप्रेशन मेल की बॉडी में भी है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन इंक्रीज करवा दिया। और इंक्रीज किसने करवाया? ये जो रेगुलेटरी आरएनएस हैं, ये उस एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवाते हैं। तो इसलिए यहां पर सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है द T6 जीन प्रोड्यूस जस्ट एनफ ऑफ जिस्ट एंटीसेंस आरएनए टू ब्लॉक 1 जिक लोकस। ये स्टेटमेंट भी गलत है। T6 जीन प्रोड्यूस जस्ट एनफ ऑफ जिस्ट एंटीसेंस आरएनए, ये यहां तक स्टेटमेंट ठीक है। ये T6 जीन जो है ये जिस्ट का एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूस करता है। अगर आप ये फिगर देख रहे हो, ये वॉटसन की बुक से उठाई फिगर है। इसमें एक साइड जिस्ट एक्सप्रेस हो रहा है और जिस्ट का बिल्कुल अपोजिट, अगर आप जिस्ट को उल्टा पढ़ें तो TSIX, T6, तो ये जिस्ट का एंटीसेंस है। तो नो डाउट T6 जिस्ट का एंटीसेंस आरएनए है, लेकिन ये किसी जिक को लोकस को ब्लॉक नहीं करता। जिक लोकस को ब्लॉक करने के लिए जिस्ट आरएनए होता है बेसिकली, और जब जिक लोकस ब्लॉक हो जाए तो फिर वो पर्टिकुलर एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन T6 जीन जो है ये एक्स क्रोमोसोम को एक्टिव रखता है। तो एक्स क्रोमोसोम को एक्टिव रखने के लिए T6 जीन बेसिकली फंक्शन होता है। ये क्या करता है? ये जिस्ट को ब्लॉक कर देता है, और जब जिस्ट ब्लॉक हो गया तो एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रहेगा। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट, अ सेल प्रोड्यूसेस जस्ट एनफ ऑफ द ब्लॉकिंग फैक्टर टू ब्लॉक 1 जिक लोकस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। A cell produces just enough of the blocking factor। ये जो ब्लॉकिंग फैक्टर है ये बेसिकली जिस्ट आरएनए ही है। ये अगर जिक लोकेशन है तो यहां से जो आरएनए बना जिस्ट आरएनए, ये जिस्ट आरएनए जाकर के उस एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर देगा, और ये इनएक्टिवेट भी खुद नहीं करता, कुछ और फैक्टर्स को कलेक्ट करता है। उन फैक्टर्स की हेल्प से वो पर्टिकुलर एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है। तो यहां पर
फोर्थ स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 yellow mice with straight hair were crossed and the following progeny was obtained. 1/2 yellow straight hair, 1/6 yellow fuzzy hair, 1/4 gray straight hair, 1/12 gray fuzzy hair. In order to provide genetic explanation for the result and assign genotypes to the parents and progeny of this cross, the following statements were given. 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो दोस्तों ये एक्सप्रेशन का लेवल है, ये अलग अलग रेशो में आया है। 1/2 येलो और स्ट्रेट, इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। सबसे पहले मैं इसको रेशो में निकालता हूं। इन सबको 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास एक सिंपल सी रेशो आ जाएगी। यहाँ पर टोटल 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। तो यानी कि जो बेसिक रेशो आपको रिसीव हुई है, जिस रेशो में आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिले हैं, वो ये है। दिस इज द कॉम्बिनेशन। और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहां पर 2 जीन्स की बात हो रही है, पहला विच इज येलो बॉडी कलर, येलो ऑब्लिक ग्रे, और दूसरा विच इज स्ट्रेट ऑब्लिक फजी हेयर। तो जनरली जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशो मिलता है विच इज 9:3:3:1, लेकिन यहां पर डेविएशन है। डेविएशन है यहाँ पर, आपको जो रेशो मिल रहा है वो है 6:2:3:1। तो जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द 6:2:3:1 रेशियो ऑब्टेन्ड हियर इंडिकेट्स रिसेसिव एपिस्टेसिस। ऐसा कोई केस नहीं है, रिसेसिव एपिस्टेसिस के केस में ऐसा रेशियो नहीं मिलता। आप डोमिनेंट एपिस्टेसिस या फिर रिसेसिव एपिस्टेसिस दोनों ही देख सकते हैं। दिस क्रॉस कंटेन्स 2 इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी कलर एंड टाइप ऑफ हेयर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पर स्टडी किए गए हैं। येलो और ग्रे इज द बॉडी कलर, स्ट्रेट एंड फजी इज द हेयर पैटर्न। तो बी इज करेक्ट। सी द डेविएशन ऑफ डाइहाइब्रिड रेशियो फ्रॉम 9:3:3:1 to 6:2:3:1 may be due to one of the genes being recessive lethal। ये बात सही बोल रहा है, क्योंकि 9:3:3:1 रेशो में अगर आप इन सबको टोटल करें तो आपको मिलता है टोटल 16। अगर आपको पुनेट स्क्वायर बॉक्स याद हो तो टोटल आपको 16 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, लेकिन जो आपको मिल रहा है वो है 6:2:3:1, यानी कि टोटल आपको मिल रहे हैं 12 प्रोजेनीज। तो 16 से प्रोजेनीज रह गए 12, तो बाकी के 4 प्रोजेनी कहाँ गए? मे बी कोई एक जीन था जो लीथल था और उस लीथलिटी की वजह से वो प्रोजेनीज की डेथ हो गई। डी द लीथल अलील इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेट हेयर। ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्ट्रेट हेयर के साथ लीथल अलील एसोसिएटेड नहीं है। जो लीथल अलील है वो येलो बॉडी कलर या ग्रे बॉडी कलर के साथ एसोसिएटेड है। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कंक्लूसिव समरी देखते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कंसेप्ट्स यूज्ड वर बेसिकली जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी क्वेश्चन आया था। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन पर भी एक क्वेश्चन आया है जो काफी डेप्थ से है। इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको वाटसन एंड बेकर की बुक पढ़नी पड़ेगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसमें इस तरह के कंसेप्ट बहुत डीप में दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।